हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप इतना जान लो कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है, लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये आपका जो टॉपिक है, ये वाला डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये आपको पीएसआईआर में आ सकता है और जीएस पेपर 2 में आ सकता है, और डेफिनेट सी बात है कि प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है। एक ऐसा डिफरेंस जो कि यहां पर सबसे पहले दे नहीं रखा है, आप वो लिख लो। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक या डॉक्यूमेंट होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक प्रिंसिपल या फिलॉसफी है। तो मैं श्रेया कह रहा था ना, मैं इतने दिन से कि मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें पता लग रही हैं मुझे नए वाले चैप्टर्स में भी, तो वो यहाँ से था। ये एक्चुअली जो मेरे को प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए था ना, एक दो चीज़ें ये पीएसआईआर से निकाला मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही ना यार, जैसे हम लोग वो बात नहीं करते थे राज्यसभा लोकसभा में स्टार्ट करने से पहले डिफरेंसेस, सबसे पहले क्या बताता था मैं आप लोगों को, रेड कारपेट और ग्रीन कारपेट, है ना, याद है कि सबसे पहले हाउस का कलर जानो, स्ट्रक्चर जानो। याद होगा आप लोगों को वो रेड कारपेट ग्रीन कारपेट वाली डिबेट, है ना। तो अब जान लो, अब आपको समझ में आएगा सब कुछ। ये तो एक एक्स्ट्रा है, इसको आप फिफ्थ डिफरेंस या फर्स्ट डिफरेंस बनाकर इसी को लिख देना। नंबर 1, ऐसा हो सकता है, पहले समझते चलना, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब समझ में आ जाएगा। एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन तो हो, लेकिन वो कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो। फॉर एग्जांपल, एक ऐसी कंट्री जहां पर एक डिक्टेटोरियल रूल है, जहां पर डिक्टेटर के शब्द ही अपने आप में लॉ है, वहां पर बोला जा सकता है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी नहीं है। ये एमपी चंद की बुक से लिया गया है, छोड़ो उसको। अब जब ये नीचे दे रखे हैं मयूर, तो ये किसी काम के है नहीं इस बारी, हैं। पहले पीछे जाना पड़ता था श्रेया, तब हम देखते थे, तब डिस्कशन होती थी। इस चैप्टर में एक भी काम का नहीं, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें। तो समझ गए कि एक डिक्टेटर जो है वो कह सकता है कि जो भी वो कानून व्यवस्था बना रहा है वो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, रूल्स हैं, मैंडेट है जो कि सबको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म झलक रहा हो ऐसा ज़रूरी नहीं। अब आप कहोगे कि पहले सर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब तो बता दो, वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले वो आपको डिफरेंस समझा रहा है। पहले समझ के देखो कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल हो। ये वाली बात ना आप किसी से भी पूछ के देख लेना जिसने पूरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर रखी हो, पूरे पीएसआईआर प्रिपेयर कर रखा हो, पर्सन के दिमाग में यही आता है या आता था, अभी तक आता है कि जहाँ जिन कंट्रीज में संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या कैसे भी करके कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल तो भाई फॉलो कर ही रहे ना वो। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। और इसी को तो ट्रैप करा था यूपीएससी ने, इसी थिंकिंग को ट्रैप करा था, इसी अंडरस्टैंडिंग को ट्रैप करा था। क्वेश्चन भी जो था ना वो इसी पॉइंट से घुमा फिरा कर था। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, इट रिकॉग्नाइजेज द नीड फॉर द गवर्नमेंट विद पावर, बट एट द सेम टाइम वो लिमिटेशन भी लगाता है ऑन दोज पावर्स। अनलिमिटेड पावर की वजह से हो सकता है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट आ जाए, ऑपरेसिव गवर्नमेंट आ जाए,
जो कि लोगों के मौलिक अधिकारों को, उनकी आज़ादी को तहस नहस करके रख दे, जेपाटाइज करके रख दे। जब देश का एक संविधान जो है, देश का जो एक संविधान है, जब वो लिमिटेशन लगाता है सरकार की पावर के ऊपर, ओनली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इम्पोज लिमिटेशंस अपॉन द गवर्नमेंटल पावर डज अ कंट्री हैव नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक देश के अंदर संविधान क्या करे? जब सरकार की अनलिमिटेड पावर को लिमिटेड पावर में कन्वर्ट करे, तब आप कह सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो इस देश में है ही, अकॉर्डिंग टू विच अ गवर्नमेंट इज रूलिंग, अकॉर्डिंग टू विच अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, अकॉर्डिंग टू विच अ गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज, बट वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। यानी कि थोड़ी थोड़ी आपको हिंट मिल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर्बिट्रेरीनेस को रोकने की कोशिश करता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यानी कि अनलिमिटेड पावर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। पता है इसके पीछे फिलॉसफी क्या होती है? जनता के पास भी अनलिमिटेड राइट्स कहां होते हैं? बताओ, हमारे मौलिक अधिकार अनलिमिटेड होते हैं? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं मयूर, नहीं होते हैं एब्सोल्यूट। हाँ, एक्सेप्ट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 20 एंड 21 है ना, वो तो जरूरी है ही, लेकिन अनलिमिटेड तो नहीं होते ना। जब जनता के पास अनलिमिटेड राइट्स नहीं होते तो सरकार के पास भी नहीं होने चाहिए। इस फिलॉसफी पे वर्क करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल। डोंट वरी, ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूं ताकि एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल सके, आपकी एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। अभी आएगा इसकी डेफिनेशन में, आएगा, डोंट वरी। इतनी बात समझ पाए आप लोग किस फिलॉसफी के ऊपर वर्क कर रहे हैं? यानी कि एक संवैधानिक गलती क्या कर सकता है कि वो अनलिमिटेड पावर दे दे। संवैधानिक रूल बुक ही तो है। ठाकुरायन अगर वो उसके अंदर लिखकर दे देगा इसमें क्या अनलिमिटेड पावर है, योग्यता, तो क्या कर लेंगे, मतलब जनता क्या कर लेगी उससे? लेकिन संविधान पावर देने के साथ साथ ये भी बताया कि तुम्हें अपने किस दायरे में रहकर काम करना है, कहां तक है जनता की औकात के वो अपने राइट्स को एंजॉय कर सके और सरकार की औकात जहां पर वो लॉ बना सके, इंप्लीमेंट कर सके उसको देश के लिए। जब हवा में ना उड़ने दे संविधान सरकार को, और सरकार ज्यादा उड़े तो उसके पर काटने की दम रखे, तब वहां पर पैदा होता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल। गवर्नमेंट को कभी भी, जैसे मैं अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर ऐसा लिख लेता हूं उसको कभी कभार, गवर्नमेंट को कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल क्लाउड 9 पे नहीं जाने देता है, ऊंचाइयों में नहीं उड़ने देता है। हद से ज्यादा। तो जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, इट इज दैट ऑफ अ पॉलिटी विच इज गवर्न्ड बाय और अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी मतलब सरकार किस तरीके से बन रही है, उसका गठन हो रहा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये कहता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ एज अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, डेस्पोटिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। अब इन चारों शब्दों के मीनिंग अलग अलग होते हैं और इसके बारे में हम PSIR में पढ़ेंगे कि हाउ टोटलिटेरियन रूल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन इज डिफरेंट फ्रॉम डेस्पोटिज्म,
Despotism is different from arbitrariness. Arbitrariness is different from dictatorial nature. How dictatorial nature is different from fascist nature. How fascist nature is different from Nazi nature. ये पूरी की पूरी डिबेट आती है कि सबसे हम्बल रूल से सबसे क्रूर रूल तक एक पूरी मैं आपको क्रोनोलॉजी दूंगा, जिसमें फिर आपके आंसर जीएस पेपर 2 में या वर्ल्ड हिस्ट्री में या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में और एनरिच हो जाएंगे कि आप कभी कभार या पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी आप सरकारों को जैसे कभी क्रिटिसाइज करोगे अपने आंसर में, जब वो क्रिटिकली एनालाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं तो आपका एक वेटेज बढ़ जाएगी, आपके आंसर्स में वजन आ जाएगा। लेकिन वो कर PSIR वाले बच्चे सकते हैं बस, और कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आराम से समझो। वो बताता है कि देश में सरकारी व्यवस्था एक इस प्रकार से होनी चाहिए, पॉलिटी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड बी गवर्न बाय और इट शुड कम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जो कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट ना बनाए, लिमिटेड गवर्नमेंट बनाए। ये इसका कीवर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के अंदर, कीवर्ड ये है, देयर शुड बी लिमिटेड गवर्नमेंट and that constitution should recognize that constitution itself is the supreme law of the land, और इसी के साथ आता है लिमिटेड गवर्नमेंट प्लस रूल ऑफ लॉ। ना कि रूल ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ वन पर्सन, रूल ऑफ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार को हम लोग कहते हैं किसी भी देश के अंदर डैट दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इट शुड नेसेसरीली बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये एक एसोसिएटेड थंब रूल है। कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक तौर पर किसी सरकार की किसी सरकार का गठन हुआ है तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर उसका गठन होना चाहिए। आर्बिट्रेरी पावर जो है इन द हैंड्स ऑफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, अगर वो संविधान ने खुद भी लिखी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कि हाँ एक पर्टिकुलर पर्सन को आर्बिट्रेरी पावर या एब्सोल्यूट पावर दी जा सकती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक नेगेटिव कंसेप्ट होता है विच इज नॉट इनवाइटेड। इट इज अ नेगेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल वर्क ही नहीं करेगा। और ये भी सुभाष ही कश्यप ने अपनी बुक में लिखा था, जिसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत ने चैप्टर को चोरी कर करके बनाया क्या? खुद से तो कुछ का दिया नहीं, इसकी बुक से चोरी, उसकी बुक से चोरी। यहाँ पर भी जब हम पढ़ रहे थे, ये यहाँ से उठाया है, वो वहाँ से उठाया है। इसने भी इस चैप्टर का कर डाला बोरोडिया पैचवर्क। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिजायर्स आ पॉलिटिकल ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल ये बोलता है, फिलॉसफी उसकी ये बोलती है कि एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर होना चाहिए जहाँ पर पावर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड। यानी कि जो मैंने आपको बताया, कहाँ गया वो, लिमिटेड गवर्नमेंट का सपना होना चाहिए, वहाँ पर प्रिंसिपल होना चाहिए। ये रहा लिमिटेड गवर्नमेंट। It is another name for the concept of a limited government, and for this reason ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है which you can call as a civilized government which works for the welfare of civilians. Citizens. रियल जस्टिफिकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, इट फाइंड्स अ प्लेस इन हैविंग अ लिमिटेड गवर्नमेंट। मतलब कोई भी जो ये जो कह रहा है ना रियल जस्टिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करो उसको, कि संविधान तो कोई भी देश बना ले, किसी भी देश का रूलर बना ले, किसी भी देश का मोनार्क बना ले, फिर चाहे वो रिपब्लिक पॉलिटी क्यों ना वो भी बना ले थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कैसे भी करके बना ले, लेकिन एक्चुअल में अगर उस संविधान के अंदर लिमिटेड गवर्नमेंट की फिलॉसफी, लिमिटेड गवर्नमेंट का प्रिंसिपल नहीं है,
तो वो संविधान सिर्फ कहने के लिए संविधान है, रियल फॉर्म के अंदर वो संविधान नहीं है। एंड ऑफ रिक्वायरिंग दोज हु गवर्न टू कन्फॉर्म टू लॉज एंड ऑर्डर्स, यानी कि संविधान का गठन इस वजह से होना चाहिए कि वहाँ पर एक तो लिमिटेड गवर्नमेंट हो, एक तो ये जस्टिफिकेशन है, और दूसरी जस्टिफिकेशन ये है दोज हु गवर्न दे शुड कन्फॉर्म टू रूल्स एंड ऑर्डर्स, रूल्स एंड लॉज। और ये रूल्स एंड लॉज कहाँ लिखे होंगे? अगेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और कन्फॉर्म या फिर कन्फॉर्मिटी जिसको कहते हैं, ये क्या मतलब होता है? स्टिकिंग टू समथिंग। इसी का नेक्स्ट स्टेज होता है ओबीडियंस, ओबे करना। समझ गए? कोई दिक्कत लगी यहाँ पर? बताओ। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा ना ये फिलोसफिकल लगा हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल, तो ऑब्वियस ही बात है लगी गई, क्योंकि है ही एक प्रिंसिपल, है ही एक फिलोसफी। नहीं मतलब फिलोसफिकल नेचर का होता है, कोई एक शब्द में बोले तो हम ये बोल सकते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट, लेकिन एक शब्द में बोलने वाली बात नहीं होती ना। कॉन्स्टिट्यूशनिज्म अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग तरीके से वर्क करता है, लेकिन हर जगह पर एक कॉमन फॉर्मेट इसने आज के बाद आपको क्या दे दिया लाइफ टाइम तरीके से? इसलिए कॉमन तरीके से आपको ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनिज्म का प्रिंसिपल योग्यता वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से रिलेटेड तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बनना सिर्फ काफ़ी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के प्रिंसिपल को रियलाइज़ करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के प्रिंसिपल को रियलाइज़ करने के लिए दो चीज़ें मुख्य तौर पर हर एक देश के संविधान के अंदर मिलनी ही चाहिए आपको। एक, एवरीथिंग शुड बी गवर्न अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। नंबर टू, देयर शुड बी लिमिटेड गवर्नमेंट, देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड कुछ चीज़ें अवॉइड करी जानी चाहिए लाइक आर्बिट्रेरीनेस, डेस्पोटिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म एंड डिक्टेटोरियल रूल ऑफ द गवर्नमेंट या ऑफ द लीडर। और तीसरी बात हमने ये करी कि कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के अंदर नेसेसरी तौर पर एक जो सरकार होनी चाहिए वो डेमोक्रेटिक नेचर की होनी चाहिए, या फिर कंट्री का नेचर सरकार की वजह से डेमोक्रेटिक लगना चाहिए। राइट? या पहली बार सुन रहे हो इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। ये PSIR में आई है, आज की बात नहीं है, बहुत पुराना प्रिंसिपल है ये। ठीक है? और UPSC के एस्पिरेंट इसे मतलब कोई भी जब भी तैयारी शुरू करता है, अगर जिसका PSIR है वो पॉलिटी में रुचि रखता है, तो लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड जाकर अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिकोड कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के बारे में वो जानता ही है। अगर आप इसको जैसे गूगल पे डालोगे ना कॉन्स्टिट्यूशनिज्म का सिर्फ मतलब, आप इतना लिखो कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग UPSC, तो देखो इट रेफर्स टू द एक्ट दैट डिफाइंस दैट अ कंट्री और स्टेट शुड बी गवर्न बाय स्पेसिफिक रूल्स और रूलिंग डॉक्यूमेंट दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो चलो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रूलिंग डॉक्यूमेंट विद इन अ कंट्री जो कि रूल्स एंड बिहेवियर डिफाइन करता है। अब यहाँ तक बात ना अधूरी रह जाती है, पूरी कैसे होती है? यहाँ पर प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए लाइक सेपरेशन ऑफ पावर, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट, पॉपुलर सॉवरेनिटी। ठीक है? एंड बात यहाँ पर भी अधूरी है। अगली बात, कॉन्स्टिट्यूशन विद द आइडिया दैट गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड इन इट्स पावर एंड इट्स अथॉरिटी, यानी कि ये कैसा कंसेप्ट है? that gives birth to the concept of limited government and it imposes limitations on the government। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ पर आपको कुल मिलाकर पूरी तरीके से एक ही जगह पर रजिस्टर मिल गई इसकी। अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के, दे हैव बीन डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे। फ्रीडरिच ने इसको कैसे डिफाइन करा? कॉन्स्टिट्यूशनिज्म जो है ये बोलता है इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ इफेक्टिव रिस्ट्रेंट्स अपॉन गवर्नमेंट इलेक्शन। सरकार कुछ भी करना चाहे और उस कुछ भी के एक्शन के ऊपर हमेशा अगर किसी ना किसी प्रकार की रिस्ट्रेंट हो, किसी ना किसी प्रकार की एक लिमिटेशन हो, वो चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि सरकार बनती है बहुत सारी चीज़ों को अपनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को सोच विचार करके उनके ऊपर
कानून व्यवस्था लेकर आने के लिए। रिस्ट्रेंट तो होने चाहिए सरकार के ऊपर, लिमिटेशंस तो होनी चाहिए, लेकिन ये कीवर्ड देखो, इफेक्टिव रिस्ट्रेंट। इफेक्टिव रिस्ट्रेंट का मतलब ये है जब नेसेसरी हो ओनली तब। मैं इसके ऊपर अगर फोकस करवा रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। इफेक्टिव रिसेंट वर्ड के ऊपर ये कीवर्ड है। अगर आपके पास बगल में अभी कोई हाइलाइटर है या कोई पेन है, कोई कलरफुल कुछ भी चीज़ है, इस वर्ड को मार्क कर लेना इसके साथ। फ्रीडरिच को 2 मिनट के लिए साइड हटा दो, वो चलो हमें लिखना भी नहीं कि अकॉर्डिंग टू फ्रीडरिच। वो PSIR वाले जो आप लोगों में से जो PSIR वाले ऑप्शन है, वो अपने आप उनको याद हो जाएगा, ठीक है। वो छोड़ो, फ्रीडरिच को हटाओ। कॉन्स्टिट्यूशनिज्म को जो ये बोल रहा है, ये यहाँ से एक आपको नया पर्सपेक्टिव मिल सकता है। इसके ऊपर यूपीएससी क्योंकि प्रीलिम्स में ये वर्ड डाल सकता है कि ऑल रिस्ट्रेंट्स, सारी प्रकार की लिमिटेशंस। अरे भाई, सारी प्रकार की लिमिटेशंस होगी तो फिर फ़ायदा क्या है? सरकार फिर काम का कर पा रही है। सरकार को डिक्टेटोरियल नहीं बनाना है भाई साहब, वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि सरकार के ऊपर शिकंजा ही कस जाए। सरकार कुछ तो अच्छा कर ही रही है। भ्रष्ट से भ्रष्ट सरकार के भी एक्शन किसी ना किसी का तो भला कर देते हैं 5 साल के अंदर। तो रिस्ट्रेंट जो होने चाहिए वो इफेक्टिव होने चाहिए। तो इफेक्टिव रिस्ट्रेंट्स अपॉन गवर्नमेंटल एक्शन। तो इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स विच एंश्योर्स अ फेयर प्ले, जो कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाए। और रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ यहाँ पर लिख लेना अकाउंटेबल बनाए। मैं फ्रीडरिच की बात को आगे एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल भी होनी चाहिए। फ्रीडरिच ने जो बात कही ऑब्वियसली बात है, हम उसकी बातों को अपने मन से थोड़ी ना बोल सकते हैं। मैं तभी तो कहता हूँ कि फ्रीडरिच को 2 मिनट के लिए हटाओ, वो तो आपको याद करना ही है वैसे भी, अगर आप PSIR ले रखा है आपने तो। 12 नंबर क्या है? 12 नंबर की कुछ भी नहीं है। उसके बाद राउकेक या जिसको राउसिक भी बोलते हैं, इसने बोला कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स एसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल, इट इज द एंटीथीसिस ऑफ अ गवर्नमेंट बाय द अनरिस्ट्रेन्ड विल ऑफ द रूलर्स। यानी कि ये जो लाइन है ना, गवर्नमेंट का गठन हुआ है बाय द अनरिस्ट्रेन्ड विल ऑफ द रूलर्स। इसका मतलब सीखो। इस लाइन का मतलब है एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। ये इसका एंटीथीसिस है, इसके अगेंस्ट वर्क करता है। याद है मयूर, वो प्लेटो की थ्योरी, थीसिस, एंटीथीसिस, कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस। फिर सिंथेसिस के सामने फिर एक एंटीथीसिस, फिर थीसिस, फिर एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस। ऐसी करके दी थी ना उसने थ्योरी एक अपनी। याद है उसके वो जिनसे उसने ज्ञान, उसने ज्ञान, वेरी गुड, द रिपब्लिक में जहाँ जहाँ से उसने ज्ञान लिया था अपने टीचरों से, अपने मेंटर से। वैसे तो सोक्रेटिस ही था, लेकिन सोक्रेटिस और भी सीनियर लोगों को बुलाता था ना, तो वो कहते नहीं थे कि एक बंदा बोलता है कि एवरीथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, और एक बंदा बोलता है कि नथिंग इज परमानेंट। याद है वो पाइथागोरस, जिसने पाइथागोरस मैथ्स की थ्योरम दी थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही होती है आई थिंक, मेरे ख्याल से, है ना। आप में से जो भी लोग फालतू लोग ने कभी मैथ्स पढ़ी हो तो आप लोगों को पता होगी, ठीक है। तो इट इज़ द एंटीथीसिस ऑफ अ गवर्नमेंट बाय द अनरिस्ट्रेन्ड विल ऑफ द रूलर्स। मतलब ये बिल्कुल अगेंस्ट है प्रिंसिपल उसके कि व्हेन यू टॉक अबाउट एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर वर्क करता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल कि देयर शुड बी नो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, एक्चुअली देयर शुड बी
लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल फॉर्म ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, मतलब आप कितने मर्जी संविधान में अपने रिस्ट्रिक्टिव लिमिटेड पावर्स डालने की कोशिश करो सरकार के ऊपर, इट अज्यूम्स लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट एज अपोज टू द आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल किसको रिस्पेक्ट करता है कि वो ये अज्यूम करके चलता है कि गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस इम्पोज करी जाएंगी, सरकार अपने मन से दबदबे वाले रूल को नहीं चला सकती जिससे जनता का नुकसान हो या फिर उसी का फ़ायदा हो। आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। और आर्बिट्रेरी के साथ साथ आप ये सारे वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, नॉट व्हेन यू आर यूजिंग राउकेक, बट अलग से मैंने पढ़ाया था ना आपको ये कांड। हाँ, अथॉरिटेरियन, ऑपरेसिव, आर्बिट्रेरी, डिक्टेटोरियल, ये चीज़ें। ये लास्ट वाली ये वो ये कह रहा है कि संविधान तो पूरी कोशिश कर सकता है कभी कभार, किसी संविधान में तो मयूरी लिखा होगा ना कि देयर शुड बी इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्ट्रेंट। जो भी सरकार के ऊपर जो लगाम लगाई गई है वो सच में सरकार उसको प्रैक्टिस भी करे, एक्सरसाइज भी करे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल ये बोलता है कि आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए कभी भी देश के अंदर। गवर्नमेंट हमेशा एक लिमिटेशंस के साथ काम करे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल जिंदाबाद। वही कह रहे हैं एक्चुअल फॉर्म में जो इफेक्टिवनेस हो रिस्ट्रेंट्स की, कि जो लिमिटेशन लगाई गई है सरकार की, वो आपको देखने को मिले कि सच में क्या संविधान अनलिमिटेड पावर नहीं दे रहा सरकार को, सच में क्या संविधान ने एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं बनाई, सच में क्या संविधान ने सरकार के ऊपर लिमिटेशन लगाई हैं क्या। इस चीज़ को चेक करने के लिए आप, राइटर आपसे बोल रहा है, राउकेक के अकॉर्डिंग ये था कि आप इसका इंडिकेटर कैसे देखो, तो वो कह रहा है कि आप बस ये मान लो कि अगर सरकार के ऊपर लिमिटेशंस है ना, कि सरकार ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, तब मान लो कि आप कि वो जो गवर्नमेंट है या वो जो देश है या वो जो देश के अंदर यूज़ होने वाला संविधान है जिसके थ्रू देश चल रहा है या सरकार का गठन हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल के बेसिस पे चल रहा है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सरकार कहाँ ही फॉलो करती है और कैसे ही कोई जान लेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। सही बात है मयूर के नहीं, लेकिन अब जाने कैसे इसको कि सरकार अपने लिमिटेशंस के साथ काम कर रही है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, लगा सकता है गवर्नमेंट के आर्बिट्रेरी एक्शंस पे रिस्ट्रिक्शंस। अगर इतना पावर नहीं होता, इंदिरा गांधी कितनी बोल्ड लेडी थी बताना जरा, प्रधानमंत्री होते हुए भी किसी की भी पैंट गिली करवा सकती थी, राइट। डरा सुप्रीम कोर्ट? नहीं ना। उसके बाद केसी वेरे, इसको भी हटाओ 14 तक ना, 14 तक सब बेकार है। केसी वेरे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स समथिंग मोर देन अ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उसका गठन हुआ है। आप कहोगे लेकिन सर अभी ऊपर तो आपने यही पढ़ा है। अरे भाई, वो राउकेक बोल रहा है, वो फ्रीडरिक बोल रहा है, वो दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर्स बोल रहे हैं, वीरे अपना आर्गूमेंट दे रहा है। वीरे बोल रहा है अगर आप किसी सरकार को कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, तो ऐसा मत इंप्रेस हो जाओ इससे सुनकर के ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही इसका गठन हुआ होगा। इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। इट मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल एज अपोज टू आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। चलो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर सरकार का गठन हुआ है, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कह रहे हो, लेकिन वेरे कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म पर गाली है। क्यों गाली है? संविधान में लिखा होगा कि सरकार बनने के बाद वो लोगों का शोषण कर सकती है, तो फिर ये संवैधानिक कैसे हुआ
क्योंकि संवैधानिक सरकार का मतलब तो ये होता है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चले, और लोकतांत्रिक व्यवस्था का नेचर होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, नॉट फॉर द शोषण ऑफ द पीपल। समझ रहे हो मैं ये डिटेल में क्यों बता रहा हूं आपको? पीएसआईआर में जो ये बोलता है ना पूरे का पूरा, जब हम पीएसआईआर में पढ़ेंगे जो पूरी बात बोलता है वो मैंने आपको यहां पर लाके बता दी। ठीक है, समझने की कोशिश करो, चेन मिलाओ एक बारी, आपके लिए नया है, आराम से सुनो, आप धीरे स्पीड पे बोलता हूँ मैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना, जहाँ पर लगे कि कुछ लिखना है तो मुझे स्टॉप कर देना। वो ये कह रहा है जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, कह रहा है सुनकर ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसका गठन हुआ होगा, राइट? हम भी तो यही जानते हैं। अब सुनकर क्या लगता है, मतलब भी तो यही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, मतलब इट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, प्रोविजंस एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? कह रहा है लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा होता है, ये इतना नहीं होता है कि सिर्फ संविधान के अकॉर्डिंग सरकार बन गई। वो कहता है कि अगर मान लो दोस्तों कि गेजी वेरे कहता है, मतलब कि फ्रेंड्स जस्ट मतलब अपनी बुक के अंदर जो हम पीएसआईआर में उसके बारे में जो पढ़ेंगे, गोली मारो अभी सारी चीज़ों को, अभी आप फोकस करो इसके आर्ग्यूमेंट पे। वो कहता है कि दोस्तों बात ऐसी है कि संविधान के अंदर किसी कंट्री का जो रूल बुक है, जो उसका संविधान है, अगर उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सरकार एक बार जब बन जाएगी तो वो सारी पार्टी को हटा देगी, वो आर्बिट्रेरीनेस को एक्सरसाइज करेगी, उसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स रहेगी, वो एब्सोल्यूट वे में वर्क करेगी और अल्टीमेटली जनता का शोषण करेगी। तो अगर संविधान में ही ये स्कोप है जनता का शोषण करने का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब फिर ये नहीं होता कि इट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वेन एवर द टर्म इज यूज कॉन्स्टिट्यूशनल, it has close association with the word democratic, and democratic has close link with the democracy, and democratic government, constitutional government which is working on the principle of democracy, it always emphasize on three things: government of the people, by the people and for the people, not for the exploitation of the people, not for making people vulnerable in terms of political liberty, in terms of individual liberty, in terms of granting fundamental rights, in terms of recognizing certain duties and responsibilities of the citizen. They should not live in an atmosphere of fear. They should not feel that the organs of the government are useless. Nothing is available there in the country. No mechanism, no institution, no body is there to protect our rights. Like Supreme Court, using its power of judicial review, it oftenly nulls and voids certain amendments and certain decisions of the government, and सरकार को वो सही बात पर लाने का ट्राई करती है, करता है जुडिशरी। ये नहीं होना चाहिए। तो केसी वेरे इस चीज को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिकल था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को लेकर इतना इंप्रेस मत हो जाओ कि इट हैज बीन फॉर्म्ड ऑन द टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स हमेशा सही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वही कह रहा है कि कभी कभार संविधान में ही कुछ उल्टा सीधा लिख रखा हो, उल्टा सीधा स्कोप दे रखा हो। अगर ऐसा नहीं होता, हम इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो क्यों श्रीलंका ने अपना फिर से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, क्यों नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट हो गया, क्यों श्रीलंका में सिविल वॉर चलता है, क्यों बहुत सारी कंट्रीज के रीजन जो है वो सेसेशनिस्ट मूवमेंट से अलग हो जाते हैं। हमारे देश में तो आर्टिकल 1 है, पहले ही आर्टिकल है, वो इतना स्ट्रॉन्ग इंटैक्ट कैसे करके रखता है। हाउ डज इट इंश्योर दैट इंडिया वर्क्स एज अ यूनियन? India works in collaboration with other states, and other states do not have a right to secede from India. In terms of, you can say, Sikkim, its ruler चोग्याल, वो आया इंडिया, उसने भारत की सरकार को 1975 में अप्रोच करा कि मैं मर्ज होना चाहता हूँ, तो प्रधानमंत्री बोलते कि जगह नहीं है, दूध का गिलास है हमारा देश, अगर आपको लेंगे तो ओवरफ्लो कर जाएगा। वो बोलता है मैं इसमें चीनी घोलने का काम करूंगा, और चीनी कभी भी दूध को ओवरफ्लो नहीं करती है। आर्टिकल 1 ये इंश्योर करवाने की कोशिश करता है इंडिया हैज द राइट टू एक्सीड, मतलब एक्सेप्ट सर्टेन nation states, other countries, like we have a policy of acceptance and tolerance. Like Tibetan leader Dalai Lama was invited and he was given asylum in Himachal Pradesh धर्मशाला अपने फॉलोअर्स के साथ। फिर से चाइना क्रिटिसाइज करता रहा, चाइना का रवैया हमसे अलग हो गया, चाइना ने हमसे युद्ध कर लिया, हमने दलाई लामा का साथ नहीं छोड़ा। चाइना ने भले हम पे आरोप लगाया कि वी हैव वॉयलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, जिसका थर्ड पॉइंट था नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर, एंड तिब्बत इज आवर इंटरनल अफेयर, व्हाई यू आर ग्रांटिंग अ पॉलिटिकल असाइलम टू दलाई लामा। समझ में आया वाला पॉइंट? केसी वेरे की पूरी आर्ग्यूमेंट समझ में आ गई? ये मैंने आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, ठीक है।
तो इट मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल एज अपोज टू आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट. इट मीन्स गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट गवर्नमेंट लिमिटेड ओनली बाय द डिजायर्स एंड कैपेसिटीज ऑफ दोज हु एक्सरसाइज पावर. कहने का मतलब ये लास्ट लाइन का, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के अंदर लिखा हो, खुद लिखा हो दैट गवर्नमेंट विल वर्क इन अ लिमिटेड वे. आई रिपीट, संविधान के अंदर खुद लिखा हो कि गवर्नमेंट विल वर्क इन अ लिमिटेड वे. को संविधान खुद ही इंश्योर करवाए कि लिमिटेड गवर्नमेंट का सपना है, लिमिटेड गवर्नमेंट का उसका एम है, लिमिटेड गवर्नमेंट की उसकी एस्पिरेशन है. सरकार को वो एब्सोल्यूट नहीं बनने देगी, लोगों के अधिकारों का वो शोषण नहीं करने देगी. संविधान को ये वाली चीजें लिखी होनी चाहिए अपने खुद की रूल बुक में, खुद के टेक्स्ट में. और संविधान अपने आप में ही रूल बुक और टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है. लेकिन इट डज नॉट मीन गवर्नमेंट लिमिटेड ओनली बाय द डिजायर्स एंड कैपेसिटीज ऑफ दोज हु एक्सरसाइज पावर. जो सरकार में सत्ता में बैठे हैं वो खुद इतने अच्छे हैं कि जी नहीं करती हैं वो जनता का शोषण, जनता की राइट्स का उल्लंघन, उनका एक्सप्लॉयटेशन. भले ही संविधान में स्कोप दे रखा है कि वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि एक रूलर अच्छा है, दूसरा रूलर अच्छा है, तीसरा रूलर अच्छा है, चौथा रूलर अगर सद्दाम हुसैन हुआ या गद्दाफी हुआ या हिटलर हुआ. तो जर्मनी के अंदर भी वीमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बताओ. केसर विलियम टू ने कुछ करा है सर इससे पहले, हिटलर से पहले इतना जैसे हिटलर ने करा? आपने कभी भी घटना सुनी? चलो मैं कह रहा हूं कि वहां पर ज्यूस रूल था, नाजीज को इतना मारा गया क्या इससे पहले? नहीं ना. हेट्रेड की पॉलिसी हिटलर ने फॉलो करी. हिटलर की नफरत लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर कैसे इंप्लीमेंट हो रही है? बिकॉज ऑफ लूप होल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान नहीं है ना इतना स्टेट, और वो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी पर आकर डिक्टेटर बन गया. पाकिस्तान बगल पड़ोसी वाला देश, आर्मी वहां पर ओवरटेक कर लेती है, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर देती है. हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो पाया आज तक कि तीनों सेना के जो हैं प्रमुख जो हैं वो मिल जाएं और मर्डर कर दे प्रधानमंत्री का? संविधान बहुत स्ट्रांग है. हमारा संविधान रीरिटन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, अकड़ नहीं दिखाता हमारा संविधान, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल भी है. इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. कंडीशंस, वक्त और हालातों के हिसाब से देगा स्कोप फॉर अमेंडमेंट. जैसे बहुत साल हो गए थे सॉरी बहुत साल हो गए थे, जैसे क्या नाम है ये, एंग्लो इंडियन. अब इनकी कोई जरूरत नहीं है. अब कब तक यूरोपियन के डिसेंट के जो लोग हैं जो कि सेक्स करते 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 बच्चा बढ़ाते चले हैं, क्यों दे भाई लोकसभा में उनको सीट? नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, 2 सीटें देने में कुछ भी नहीं जाता था, नहीं दी, लेकिन सीटें क्यों वेस्ट करनी है? जमाना लगे, वक्त लगे, अब जरूरत नहीं है उनको रिकॉग्नाइज उसका वो करवाने की. जनरल कैटेगरी में से ये देखा गया कि कुछ लोग जो हैं वो नहीं है फ्रॉम SC SC OBC कम्युनिटी, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. वक्त और हालात के हिसाब से 2018 में आइडिया आता है EWS का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फ्रॉम द जनरल कैटेगरी. 2019-20 में इंप्लीमेंट हो जाता है आइडिया. कैसे हो पा रहा है? संविधान बहुत स्ट्रांग है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल पे चल रहा है, और सरकार अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती है. कई कई राज्य की सरकारें, आपने सुना होगा, हमने केस स्टडी डिस्कस करी थी, 50% से ज्यादा आरक्षण दे दिया था कोटा कर करके. जब वो 50% रूल को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया उसको. समझ में आया? अगला, किसके? ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर एक वर्ड का खेल होता, हम तो सिर्फ डेफिनेशन देकर खत्म कर देते, पूरे पेज को काट देते कि हटाओ यार भाई, ये सब बेकार है, ये है ना, कुछ नहीं जानना है. अरे पर आप देखो ना, कितना कुछ हर एक थ्योरीज के साथ हर एक पैराग्राफ में कुछ कुछ नया जानने को नहीं मिल रहा. आपको बताना जरा. लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको वही बता रहा हूँ, इतना स्कोप होता नहीं है भाई. ज्ञान लेना एक अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी लोगों का एग्जाम नहीं है. जो इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, जो बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है ना, उसका कुछ नहीं हो पाता. ठीक है, इस एग्जाम में होशियार लोगों की ज़रूरत नहीं है. होशियार लोग बेवकूफ़ होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर. ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखा इंसान उल्लू होता है. गाली नहीं देना चाह रहा मैं, जितनी गालियाँ इमेजिन कर सकते हो वैसा होता है ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान. तो बात ऐसी है कि आपको अपने यहाँ पर क्योंकि लिमिटेड दायरे के अंदर खेलना है. आप जितना भी मर्जी ज्ञानी बन लो, आप फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे. क्योंकि जब आपको बोलेगा ना कि सिर्फ 150 वर्ड्स में आंसर लिखो, तो आपकी इच्छा, आपका डोपामिन चरम सीमा पे दौड़ेगा कि मेरे को तो और आता है और आता है और आता है. तब तक शीट खत्म हो जाएगी और अगला क्वेश्चन जो होता है वो अगले पेज पे ऑलरेडी प्रिंटेड होता है. तो यहाँ पर 2 शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन को साइड हटाकर मैं यूज़ कर आता हूँ कभी भी किसी भी मेंस टेस्ट सीरीज़ के अंदर या खुद सेल्फ टेस्ट कर रहा हूँ. एक आपका रूल ऑफ लॉ, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेड गवर्नमेंट.
खत्म खेल। यही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल। इन दो शब्दों के अंदर अगर आप ध्यान से समझ पाओ ना इन शब्दों को, सारी बातें समझ आती हैं। उसके बाद यीमा, इसको कई लोग या बीमा भी बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ बीमा भी बोलते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज यीमा, बी साइलेंट, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को बताता है कि इसके अकॉर्डिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन ओनली बी, अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन ओनली बी क्लासिफाइड एज कॉन्स्टिट्यूशनल जब जो रूलर्स होंगे दे आर सब्जेक्ट टू अ बॉडी ऑफ रूलर्स एंड प्रिंसिपल्स विच लिमिट द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। कि देश को जो चलाने वाले जो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है थ्रू सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जो कि उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करे, उसके ऊपर लिमिटेशन लगाए। तब आप कह सकते हो वो सरकार जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि उस सरकार को चलाने वाले जो रूलर्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू अ बॉडी ऑफ रूलर्स एंड प्रिंसिपल्स, मतलब उनके ऊपर भी कोई है जो कि उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करेगा। अब हमारे देश में ऊपर नीचे का सिलसिला तो होता नहीं है। हमारे देश में 3 ऑर्गन्स जो हैं उनके बीच में पावर वर्टिकल डिवाइडेड तो नहीं है, हॉरिजॉन्टली डिवीजन भी नहीं है, हॉरिजॉन्टली स्प्रेडेड ऑफ पावर, लेकिन फिर भी एक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से एक सरकार के ऊपर भी कोई चीज़ है जो कि सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सा प्रिंसिपल, जल्दी बताओ। अरे जुडिशरी तो ऑर्गन है ना, प्रिंसिपल का नाम क्या है? क्या मैंने ये पूछा कि जैसे हमारे देश में जैसे यीमा कह रहा है, अब यीमा अपने देश के हिसाब से बता रहा होगा, जिस भी देश का हो, भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड जानने में कौन से देश का है, ठीक है, मेरे जो काम की बात नहीं होती बाढ़ में जाए। तो ये अपने देश के हिसाब से बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक वो गवर्नमेंट होती है जहां पर सरकार के अंदर जो रूलर्स बैठे हैं उनके ऊपर भी कोई रूल्स और प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करवाने के लिए बैठा होता है, जिसकी वजह से रूलर्स की पावर लिमिटेड हो जाती है। मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में ऊपर नीचे का कोई खेल नहीं होता कि सरकार के ऊपर कोई हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेडर पे, हॉरिजॉन्टल लेडर नहीं बोलना चाहिए मुझे, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लेवल पर देयर इज समथिंग जो कि सरकार के ऊपर बाउंडेशंस लगाती है। तो बताओ क्या है? तीनों ऑर्गन्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो प्रिंसिपल जानना चाह रहा हूं मैं। नहीं, अरे यार प्रिंसिपल एक तो क्या, तीनों ऑर्गन्स आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंटरडिपेंडेंट भी तो है। अब उस इंटरडिपेंडेंसी के चक्कर में एक दूसरे को उनकी पावर्स को लिमिट भी करते हैं। जैसे अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सरकार को काम ही नहीं करने दे रहा। एक्ट लेकर आई सरकार, नल एंड वॉइड, एक्ट लेकर आई नल एंड वॉइड, एक्ट लेकर आई नल एंड वॉइड। सरकार अगर अपने पे आ जाए तो मुझे बताना, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज, या नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज वो इम्पीच हुआ है, रिमूव हुआ है। हालांकि एक बात मैं बता दूं यहाँ पर प्लीज आगे बढ़ने से पहले, इम्पीचमेंट वर्ड इज मेंट ओनली फॉर द प्रेसिडेंट, लेकिन पॉलिटी की बुक में जजेस की रिमूवल के लिए भी इम्पीचमेंट वर्ड यूज करा जाता है। मैंने आपको बताया था ना, तो हम यूज कर सकते हैं, देयर इज अ स्कोप, है ना। वैसे वो वर्ड प्रेसिडेंट के लिए ही रिजर्व्ड है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए पहले कि क्या इम्पीचमेंट कर सकती है सरकार, करवा सकती है अगर सरकार अपने पे आ जाकर ऐसे बार बार कोई चीफ जस्टिस कर रहा है तो? सरकार चीफ जस्टिस की औकात खत्म कर सकती है। इंदिरा गांधी ने नहीं करा, जस्टिस ए एन रे सुपरसीड कर दिया था 3 जजेस से, खन्ना वन्ना ये सब रिजाइन कर गए थे, जबकि उसका नंबर चौथी मतलब 4th नंबर पर आना था वो। विच लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज द एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्ररी रूल, मतलब इट इज अगेंस्ट, इट इज अपोजिट टू, एंटीथीसिस ऑफ यानी कि अपोजिट टू आर्बिट्ररी रूल। अगर कुछ तो अपना लिख ले। एलिमेंट्स, जिसने श्रेया करा गया है, जैसे हम हिस्ट्री नहीं कर रहे हैं आजकल, तमिलनाडु, एनसीईआरटी, पूनम तला दहिया, कृष्णा रेड्डी, है ना,
तो इसने सारी बुकों को ऐसे रखा और ये चैप्टर बना दिया। ये इसके नोट्स हैं लक्ष्मीकांत के खुद के, जब ये तैयारी कर रहा होगा उसको याद आए होंगे। हाँ अच्छा, एक और मैं लेवल पर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर लुई हेनकिन, इन्होंने 8 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करे विच आर फीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर, सिमिलर का क्वेश्चन आ सकता है। देखो कंफ्यूजन का स्कोप देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन को गुड कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाता है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाता है, उसकी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी थी, 7 थी ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल कैसे आ सकता है, क्या चीजें होनी चाहिए, वो 8 चीजें, समझ गए। गुड कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स क्या होते हैं, 8 क्वालिटीज होनी चाहिए, तब एक कॉन्स्टिट्यूशन गुड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, 7 क्वालिटीज होनी चाहिए, सॉरी, ये 8 क्वालिटीज होनी चाहिए, तब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भावना झलक सकती है। इसका मतलब आप इतना तो सीख ही गए हो ना। पहले मुझे ये बता दो सॉरी, कि कॉन्स्टिट्यूशन होने का नेसेसरी मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल आ ही जाएगा, है ना। तो 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि फीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। अगेन मैं बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हो रही है यहाँ पर। ये भी बेकार, ये किसी काम का नहीं है। पॉपुलर सॉवरेनिटी, जल्दी मुझे इसका मतलब बताओ। नहीं, पहले पॉपुलर देखो, नहीं, वो तो सिर्फ सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल सॉवरेन होता है, सॉवरेन एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से किसके द्वारा होनी चाहिए, जनता के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट या रूलर शुड नॉट बी नॉमिनेटेड, ही और शी शुड बी, सॉरी मैं और क्यों लिख रहा हूँ, रुको, सॉरी और क्यों लिख रहा हूँ, नॉमिनेटेड ना होकर इलेक्टेड होनी चाहिए। और जो इलेक्टेड सरकार होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट रूप से वो काम कर सके, इंडिपेंडेंट रूप से क्या बना सके, रूल्स एंड लॉज, राइट। और उसके ऊपर कैसे रिस्ट्रेंट्स हो, अनलिमिटेड तो नहीं होने चाहिए, रिस्ट्रेंट्स भी एब्सोल्यूट तो नहीं होने चाहिए, लेकिन वो एब्सोल्यूट वे में काम भी ना कर पाए। आप क्या बोलोगे आगे आज के बाद, इफेक्ट नहीं, इफेक्ट अभी सही बोला था, हेल्दी है, इफेक्टिव रिस्ट्रेंट्स। अपने मन से टर्म मत ऐड करते चलो, मैं वो संविधान है जब नेसेसरी हो तब। PSIR ऑप्शन लेते हुए इंटरव्यू में बोलते अच्छा लगोगे संविधान की भाषा में हेल्दी। हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या, किसी को कुछ बोलना है, हैंड रेज करा किसी ने अभी, अच्छा कोई बात नहीं। रूल ऑफ लॉ, विच इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब विच शुड बी द सुप्रीम ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, एंड everything should work as per the guidelines and principles of constitution. Democratic government, which should work in a responsible and accountable manner. And government का बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए अगर वो डेमोक्रेटिक है तो, it should be government of the people, by the people and for the people. Separation of powers, ठीक है, जो मैं बात कर रहा था ना, ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट तो हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेकिन उसके साथ साथ चेक्स एंड बैलेंसेस भी होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंट भी होने चाहिए। ये जो चीज़ है इसी के बारे में आपको बता रहा था। ये जब मैंने बात करी थी ना इंटरडिपेंडेंट, तो यहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस भी होने चाहिए।
तो ये जब आपसे बोल रहा था यीमा, इट इज़ अ मतलब अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन ओनली बी क्लासिफाइड एज कॉन्स्टिट्यूशन जब रूलर जो हों सरकार में जो बैठे हों दे आर सब्जेक्ट टू अ बॉडी ऑफ रूलर्स एंड प्रिंसिपल्स विच लिमिट द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। उनके ऊपर भी कोई बैठा हो तो ये कैसे हो पाएगा? दूसरे ऑर्गन जो है हमारे देश के कंटेक्स्ट में कैसे हो पाएगा? थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस बाय द अदर टू ऑर्गन्स। क्या पार्लियामेंट के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी निगाह रखते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस करते हैं उसकी पावर का? एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेचर और जुडिशरी करते हैं और जुडिशरी के ऊपर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव करते हैं? बिल्कुल। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी शुड बी देयर जो कि किसको फेवर ना करे? सरकार को। एंड इट शुड वर्क इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, इसका मतलब क्या है? सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री का मतलब क्या है? ध्यान से समझना। हाँ बताओ आप लोग बताओ, पहले ट्राई करो। हाँ वेरी गुड। मिलिट्री रूल नहीं होना चाहिए। मिलिट्री इतनी पावरफुल ना हो कि बांग्लादेश से पड़ोसी देश के अंदर, मैंने आपको बताया पाकिस्तान के अंदर, वो आके सत्ता पे काबिज हो जाए, हावी हो जाए। और इसके लिए हमारे देश में सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के? प्रेसिडेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, पड़ोसी देशों में इतना ऐसे हो जाता है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले मिल गए और उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हटाकर खुद सत्ता पे बैठ गए। सारे पड़ोसी देशों में ऑलमोस्ट हमारे ऐसा हो चुका है और असैसिनेशन हो जाता है फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का। हमारे देश में शुरू में जब रिपब्लिक डे बनाया जाता था तो थल सेना, वायुसेना और जल सेना के प्रमुख को एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। अब इसके अलावा फिर एक और कौन सी चीज होती है? चौथा इंडियन कोस्ट गार्ड, भूल गए? इनके सेना के प्रमुख को एक साथ शुरू में नहीं बैठाया जाता था रिपब्लिक डे पर। पड़ोसी देशों में बहुत बार ऐसा हुआ है, दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी महोत्सव पर, आज़ादी के महोत्सव पर या किसी भी चीज़ पर तीनों सेनाओं के प्रमुख को, या कभी आप कहोगे ये कितनी नॉनसेंस की बात है सर, बात करनी होगी तो वो अलग से ना कर लेंगे। ठीक है यार, हो सकता है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। ऐसा देखा गया था कि ये तीनों सेना के प्रमुख एक साथ मिल जाते हैं और एकदम से, आपको पता है ना आर्म फोर्सेस के अंदर ऑर्डर देना मजाक नहीं होता। मैं बीइंग अ डीएसपी अगर अपने सब इंस्पेक्टर्स वगैरह को या सोल्जर्स को बोलूं फायर, तो मैं ये नहीं कह सकता था रुक जा के मजाक कर रहा था। आप समझ गए मैं सर्विस को नहीं ज्वाइन करता, थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो जाए ना मेरा, थोड़ी मैच्योरिटी है मेरे में अंदर इन सब चीज़ों को लेकर, तब मैं जाऊँ भी। फिर स्टडी लीव नहीं मिलेगी मुझे, फिर मिलेगी 7.5 साल कि जाओ बेटा तुम लंबी स्टडी लीव पे जाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये ऑर्डर बहुत सीरियस होते हैं जब आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होते हो। आप कभी भी मजाक में ऐसा नहीं कर सकते। यार आप एक बात बताना ज़रा, आप बीइंग एसडीएम जय बजरंगबली का नारा लेकर आप पत्थरबाजी खुद करवा रहे हो और आप बोलो मैं तो मजाक कर रहा था। प्रशासन में एक बात सिखाई जाती है कि आपको अपना नेचर, रवैया सीरियस रखना पड़ता है, तभी तो पता है प्रशासनिक अधिकारी बहुत कम बोलता है जनता से और लोगों को लगता है कि घमंड है। नहीं, वो कुछ गलत बात अपने मुंह से निकालना नहीं चाहता। और श्रेया, यही चीज़ मुझे रोज कष्ट देती है रोज मारती है मुझे जीते जी। क्या पियर्सिंग करवा लूँ होठों पे? उसमें भी भड़क गया, वो कहेगा सर रहने तो दो, आपको मैं कुछ बोलूँगा। मयूर उसने तो पैसा लगवा रखा होगा ना अपना, 21 दिन के अंदर पैसा डबल।
सर महाबैंक के अंदर नहीं लगाएंगे फिर मेरे पैसा। तो सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री का मतलब आप समझ गए। तो ये नहीं होना चाहिए कि कभी भी ये आर्म फोर्सेज वाले कब्जा कर लें, है ना। और ऐसा हमारे देश में क्यों नहीं हो पाता, हमें आपसे जानना ही चाह रहा था, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हुआ आज तक, बताओ। कभी ये बात क्यों नहीं कर लेते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ वाले। और एक बार बताना, आप ये सोच रहे हो ऐसा अलाउड नहीं होगा, सरकार नहीं कर पाएगी और सरकार नहीं करने देगी। अरे भाई, उनके हाथ में देश की सारी बंदूकें, सारे तोपे हैं, और वो जब अपने बोलेंगे ना जूनियर्स को, अरे तो क्या हो गया, मैं नहीं मान रहा हेड की बात है, हम तीनों मिल गए, मारो प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को यही चीज होती है कि वो एक मतलब प्रेसिडेंट कोई बन गया तो AK-47 कोई चलाएगा मेरे ऊपर, मैं प्रेसिडेंट बन गया तो लगेगी नहीं मेरे को, मैं प्रेसिडेंट हूं। ऐसा होता है? क्यों नहीं हुआ आज तक हमारे देश में? सोचने वाली बात है कि नहीं है? आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या करोगे बताओ, बोलो। इसका आंसर पता है क्या है? बोलो उनसे, सर देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, जैसा पड़ोसी देशों में हुआ ऐसा हो सकता है सर। इसके पीछे, या मैम जो भी बैठा होता, हमारा संविधान का जो प्रिंसिपल है वो भी कितने भी स्ट्रांग लिखे गए हों तब भी ऐसा हो सकता है। रूल बुक ही तो है, नहीं मान रहा मैं, सोचने वाली बात है ना। क्यों ठकुराइन, रूल बुक ही तो है, नहीं मान रहा मैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख को नहीं माननी रूल बुक, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद ऐसा हुक्म देंगे, बताना जरा। नहीं 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 नहीं, ये तो वॉलेशन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, हम अच्छे सिटीजन्स नहीं कहलाएंगे, ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज का वॉलेशन हो जाएगा, ये तो मौलिक अधिकारों का लोगों का वॉलेशन हो जाएगा। जो हमारे आर्म फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट, हम उसको ही कैसे मार सकते हैं? हम प्रधानमंत्री को कैसे किडनैप करके उसका मर्डर कर दें? बोलो सर, होने या मैम, सर या मैम, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हमारे देश के लोगों में, इन सेना प्रमुखों में देशभक्ति है। हमारे देश में, हमारे देश में हमारे देश के लिए प्यार है, और सत्ता में आने के लिए कोई इतना पागल नहीं है कि उसका सत्ता में बैठने का प्रेम, देश पे कब्जा करने का प्रेम इतना बड़ा हो कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो हमारे देश में कही जाती है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसा करके कोई भी नहीं छीनना चाहता इस चीज को, इसलिए नहीं हुआ है। डाइवर्सिटी भी मैटर करती है। और एक और चीज, मैंने इसका एक पॉइंट बनाया था बहुत अच्छा। देखो, इसका कोई फिक्स आंसर तो है नहीं ना, इसके लिए तो मैं कोई प्रिपेयर करवा सकता है ना। मैंने इसका जो पॉइंट बनाया था, ये इसको आप ऐसी चीज़ों को आप सोच ही सकते हो। देखो ठीक है, डोंट वरी, वो आने तो अलग अलग स्टेजेस आने तो मैं आपकी थिंकिंग खोलूंगा। एथिक्स आपकी बहुत हेल्प करेगी आपकी थिंकिंग खोलने में, और उसी के बेसिस पे आप केस स्टडी जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। लेकिन मैंने एक जो पॉइंट सोचा था वो ये सोचा था कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी के अंडर गुलाम रहने का इफेक्ट क्या निकलते हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी कैसी हो जाती है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ से गुजर चुके उस दौर से, ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेनाओं के प्रमुखों को पता है लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छे से चल रही है, जनता इस देश में बगावत के लिए कभी रेडी नहीं होगी। तो जब तुम रूलर हो, रूल करना चाह रहे हो, क्रूर हो, ऑथोरिटेरियन हो, डिक्टेटर हो, टोटलिटेरियन हो, ऑटोक्रेटिक हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद भी जनता हमेशा इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाइक करती हुई आई है और करती रहेगी। और रूल करोगे किसके ऊपर जब कोई मानेगा ही नहीं तुम्हारे रूल को? आप घर में अपनी कुर्सी पे अकेले बैठ के खुश होते रहो, मैं IAS हूं, मैं ऐसा करवा दूंगा, मैं वैसा करवा दूंगा, अकेले बैठ के खुश होते रहो, उसमें खुश होने में क्या जाता है? उसके बाद पुलिस गवर्न्ड बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। पुलिस ऐसी कंट्रोल होती है, बताओ, लॉ, धारा यूज करती है पुलिस, IPC और CRPC, एंड देयर इज अ जुडिशियल कंट्रोल ऑल्सो ओवर पुलिस। कैसे? जॉली LLB 2 देखी है?
कहते ना यूपी के पुलिस वाले साले कंधे पे 2 स्टार लगाए हुए, ये नहीं पता कि पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। दृश्यम 2 पुलिस वालों को ये अक्षय खन्ना बयान ले लेता है, उससे मार पीट के अजय देवगन से, अजय देवगन मुकर जाता है कोर्ट में। धमका के लिया गया है गाय टोंडे। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। एंड इंडिविजुअल राइट्स की रिस्पेक्ट तो है, फंडामेंटल राइट्स हो चाहे वो हो ह्यूमन राइट्स हो, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है इंडिविजुअल की राइट्स भी, ठीक है। और इंडिविजुअल के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको और रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या कोर्ट भी हेल्पिंग हैंड देता है? बिल्कुल देता है। कोर्ट ने अपने आप को बर्डन करा है थ्रू अ मैकेनिज्म नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब मुद्दा आपका ना हो, लेकिन वो मुद्दा आपको या आप जैसे लोगों को प्रभावित कर रहा हो, तो सिर्फ अगर एक चीज ठीक हो गई तो एक तीर से 100, 150, 1000 लाख निशाने लग जाएंगे अगर ये चीज ठीक हो गई तो, है ना। तभी तो होता है ना पीएल का मैकेनिज्म। यस, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने चैप्टर को कंप्लीट करा 7th एडिशन का कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।